क्या हम सच में बंदरों से आए हैं? यह सवाल शायद आपके मन में भी कभी न कभी आया होगा। आपने स्कूल की किताबों में पढ़ा होगा कि इंसान बंदरों से विकसित हुआ। फिर आपने चिड़ियाघर में एक बंदर को देखा और सोचा, क्या सच में ये हमारा पूर्वज है? या फिर आपने किसी को मजाक में ये कहते सुना होगा कि हम बंदरों की औलाद हैं। लेकिन क्या विज्ञान भी यही कहता है? आज हम इसी सवाल की गहरी, वैज्ञानिक और रोमांचक जांच करेंगे। हम समय की सुरंग में पीछे जाएंगे, जीवाश्मों की धूल झाड़ेंगे, डीएनए के सुराग पकड़ेंगे और पुरातत्व की परतें खोलेंगे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हम सबके भीतर लिखी एक जीवित गाथा है। तो चलिए सबसे पहले उस बुनियादी गलतफहमी को साफ करते हैं जो अक्सर फैलाई जाती है। इंसान आज के बंदरों से नहीं आया। हाँ, सुनने में थोड़ा उल्टा लग सकता है, लेकिन यही सच है। हम और आज के बंदर, जैसे चिंपैंजी, गोरिल्ला, लंगूर, सब एक ही प्राचीन पूर्वज की अलग अलग शाखाएं हैं। इसे एक विशाल परिवार के पेड़ की तरह समझिए। किसी जमाने में हमारे और बंदरों के पूर्वज एक ही थे, फिर रास्ते बंट गए। एक शाखा उस दिशा में गई जो आज के चिंपैंजी और बोनोबो बनी। दूसरी शाखा ने धीरे धीरे उस रूप को गढ़ा जो अंततः हम तक पहुंचा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये अलगाव कब और क्यों हुआ? इसका जवाब हमारे डीएनए में छिपा है। वैज्ञानिकों ने एक अद्भुत तकनीक विकसित की है जिसे आणविक घड़ी कहते हैं। ये घड़ी जीवों के डीएनए में होने वाले बदलावों की रफ्तार को मापती है। हर पीढ़ी में जीन में छोटे छोटे उत्परिवर्तन होते हैं जो एक स्थिर गति से जमा होते रहते हैं। इन उत्परिवर्तनों की गिनती करके हम गणना कर सकते हैं कि दो प्रजातियां कितने समय पहले अलग हुई थी। इसी आणविक घड़ी ने हमें बताया कि इंसान और चिंपैंजी की राहें करीब 60 से 80 लाख वर्ष पहले जुदा हुई। ध्यान दीजिए, ये कोई अंदाजा नहीं बल्कि डीएनए के सूक्ष्म अध्ययन का नतीजा है। तो अब ये साफ है कि हम बंदरों से नहीं आए, बल्कि हम और बंदर करोड़ों साल पहले एक ही स्रोत से निकले थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस साझा पूर्वज ने आखिर अपना पहला कदम मैदान की तरफ क्यों बढ़ाया? इसका जवाब धरती की गहराइयों में दबा है। भूगर्भीय हलचलों की कहानी में आज से करीब 1 से 2 करोड़ वर्ष पहले तक अफ्रीका का बड़ा हिस्सा घने उष्णकटिबंधीय वनों से ढका था। हमारे वानर जैसे पूर्वज पेड़ों पर आराम से जीवन बिता रहे थे। फिर धरती की भीतरी प्लेटों में खिंचाव शुरू हुआ और पूर्वी अफ्रीका में एक विशाल दरार बनने लगी, जिसे आज हम ग्रेट रिफ्ट वैली के नाम से जानते हैं। इस दरार ने पूर्वी हिस्से को ऊपर उठा दिया, जिससे हिंद महासागर से आने वाली नम हवाएं रुक गईं। जंगल सिकुड़ने लगे और उनकी जगह घास के मैदानों ने ले ली। अब हमारे उन पूर्वजों के सामने एक कठिन चुनौती थी। या तो सिकुड़ते जंगलों के साथ पीछे हटते जाओ या नए खुले वातावरण में जीने का साहस जुटाओ। यही वो ऐतिहासिक मोड़ था जिसने हमें इंसान बनने की राह पर धकेल दिया। खुले मैदान में जिंदा रहने के लिए दूर तक देखना जरूरी था ताकि शिकारी जानवरों को पहचाना जा सके। 2 पैरों पर खड़े होने से ऊंचाई मिली और हाथ खाली हो गए। धीरे धीरे जो प्राणी ज्यादा सीधा चल पाते थे वे बच गए और उनकी संतानें आगे बढ़ीं। यह प्राकृतिक चयन का वही सिद्धांत था जिसे डार्विन ने समझाया। लेकिन इसकी शुरुआत मैदानों की धूप और खतरों की आंच में पक रही थी। अब हम उन चेहरों से मिलते हैं जो इस बदलाव के सबसे पुराने गवाह हैं। साल 2001 में चाड देश के जुराब रेगिस्तान में वैज्ञानिकों को एक खोपड़ी का टुकड़ा मिला। उसका नाम रखा गया तुमाई, जिसका स्थानीय भाषा में मतलब है जीवन की आशा। इसका वैज्ञानिक नाम है सहेलेंथ्रोपस चाडेंसिस। जब वैज्ञानिकों ने कार्बन डेटिंग की बजाय यूरेनियम सीसा विधि से आसपास की चट्टानों की उम्र नापी तो पता चला कि यह जीवाश्म लगभग 70 लाख वर्ष पुराना है। यह आज तक मिला इंसानी वंश का सबसे प्राचीन जीवाश्म है। खोपड़ी की संरचना बताती है कि रीढ़ की हड्डी खोपड़ी के नीचे सीधी जुड़ती थी, न कि पीछे से जैसा चौपायों में होता है। मतलब तुम्हारी 2 पैरों पर चलने की कला कुछ हद तक सीख चुका था। उसका चेहरा बंदरों से मिलता जुलता था, लेकिन दांतों की मोटी इनेमल परत और छोटे कैनाइन दांत संकेत देते हैं कि वह आधुनिक वानरों से भिन्न था। तो ये थी हमारे वंशवृक्ष की सबसे पुरानी जड़ की खोज। अब हम उस शाखा पर चलते हैं जहां से 2 पैरों की क्रांति ने गति पकड़ी। इसके बाद कीनिया की टुगेन पहाड़ियों में एक और चौंकाने वाला अवशेष मिला। यह एक जांघ की हड्डी थी जिसे ओरोरिन टुगेनेंसिस नाम दिया गया। कार्बन डेटिंग के लिए यह जीवाश्म बहुत पुराना था, इसलिए पोटेशियम आर्गन विधि से पास की ज्वालामुखी राख की परतों की उम्र मापी गई और समय निकला करीब 60 लाख वर्ष। हड्डी के जोड़ का कोण दर्शाता है कि यह प्राणी सीधा चलता था, लेकिन उंगलियां अब भी पेड़ की डाल पकड़ने लायक मुड़ी हुई थी।
मानो प्रकृति अभी भी दो डिजाइनों के बीच प्रयोग कर रही थी। फिर इथियोपिया के अवाश क्षेत्र से आरडी नामक एक लगभग पूर्ण कंकाल मिला, जिसे आर्डिपिथेकस रेमिडस कहा गया। इसकी उम्र 44 लाख वर्ष आंकी गई। आरडी का अंगूठा पकड़ने में सक्षम था, लेकिन उसकी श्रोणी की हड्डी चौड़ी और मजबूत थी, जो दो पैरों पर संतुलन बनाने के काम आती थी। वह जमीन पर चल भी सकता था और जरूरत पड़ने पर पेड़ पर चढ़ भी सकता था। यह मध्यवर्ती अवस्था डार्विन के सिद्धांत के लिए एक जीवित प्रमाण की तरह थी, जो दिखाती है कि बदलाव अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे आया। अब हम उस नायिका से मिलते हैं जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। साल 1974, इथियोपिया का हदार इलाका। जीवाश्म वैज्ञानिक डोनाल्ड जोहानसन और उनकी टीम एक पहाड़ी पर पुरानी हड्डियां खोज रहे थे। तभी उन्हें एक हाथ की हड्डी दिखी, फिर खोपड़ी का टुकड़ा, फिर पसलियां, जांग, रीढ़। धीरे धीरे उन्होंने एक ही प्राणी का 40% से ज्यादा कंकाल जोड़ लिया। उस शाम उनके कैंप में बीटल्स का गाना लूसी इन द स्काई विद डायमंड्स बज रहा था, और उसी पर इस कंकाल का नाम पड़ गया लूसी। वैज्ञानिक नाम रखा गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रेंसिस। लूसी की उम्र कार्बन डेटिंग की सीमा से बाहर थी, इसलिए ज्वालामुखीय चट्टानों की पोटेशियम आर्गन डेटिंग से इसकी आयु लगभग 32 लाख वर्ष निकली। लूसी ने सारी पुरानी मान्यताएं तोड़ दी। उसकी श्रोणी चौड़ी थी, घुटने का कोण आधुनिक मानव जैसा था और पैर का आर्च साफ झलकता था। ये सब सबूत थे कि वह पूरी तरह दो पैरों पर चलती थी। उसका कद महज 1.25 मीटर था और दिमाग किसी चिंपैंजी जितना छोटा, लेकिन वह अब जमीन की स्थायी निवासी बन चुकी थी। लूसी के साथ मिले जीवाश्मों से पता चला कि ये प्राणी छोटे झुंडों में रहते थे और फल, बीज व जड़ें खाकर गुजारा करते थे। और अगर किसी को अब भी लूसी के चलने पर शक हो, तो इथियोपिया से कुछ ही दूर लायतोली में एक और चमत्कार मिला। वहां ज्वालामुखी की राख में 3 जोड़ी पैरों के निशान सुरक्षित पाए गए, जो 36 लाख वर्ष पुराने हैं। गीली राख पर कोई प्राणी चला, फिर धूप में राख पक्की हो गई और ऊपर और परतें जम गई। उन पर चीनों में एड़ी का गड्ढा, पंजे का उभार और अंगूठे का सीधा निशान है, न कि पकड़ने वाला अंगूठा। यह इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि हमारे पूर्वज लाखों वर्ष पहले ही सीधे चलने लगे थे। तो अब एक बात पूरी तरह तय है कि इंसान बनने की कहानी की पहली बड़ी उपलब्धि 2 पैरों पर खड़ा होना था, न कि बड़ा दिमाग या औजार बनाना। तो यह था सीधी चाल के आविष्कार का पूरा अध्याय। अब हम बात करेंगे उस क्षण की जब हाथों ने दिमाग की बात माननी शुरू की। अब तक हमारे पूर्वज सीधे तो चल रहे थे, लेकिन उनके हाथ बेकार पड़े थे। फिर करीब 24 लाख वर्ष पहले तंजानिया के ओल्डुवई गॉर्ज में कुछ ऐसा घटा जिसने दुनिया बदल दी। वहां पत्थरों का एक ढेर मिला, लेकिन वो साधारण नहीं थे। उन पत्थरों को जानबूझकर एक कोण पर तोड़कर तेज धार बनाई गई थी। ये दुनिया के सबसे पहले ज्ञात औजार थे, जिन्हें ओल्डोवन टूल्स कहा जाता है। इनके निर्माता को वैज्ञानिकों ने होमो हैबिलिस नाम दिया, मतलब कुशल मानव। हैबिलिस का दिमाग पहले के किसी भी पूर्वज से बड़ा था, करीब 600 घन सेंटीमीटर। ये औजार भले ही साधारण दिखते हों, लेकिन इनके पीछे योजना, हाथ आंख का तालमेल और भविष्य की सोच छिपी थी। हैबिलिस इन पत्थरों से हड्डियां तोड़कर उनका पोषक मज्जा चूसता और मांस काटकर खाता। प्रोटीन से भरपूर इस नए आहार ने उसके दिमाग को और बढ़ने का ईंधन दिया। यह एक स्वपोषित चक्र था। बड़ा दिमाग बेहतर औजार बनाता, बेहतर भोजन से दिमाग और बड़ा होता। फिर मंच पर आता है एक सच्चा विश्व विजेता, होमो इरेक्टस यानी सीधा खड़ा मानव, जो लगभग 19 लाख वर्ष पहले अफ्रीका में उभरा। यह प्रजाति पहली बार थी जिसका शरीर बिल्कुल हमारी तरह सुगठित था। लंबी टांगे, संकरी कमर और बड़ा दिमाग। सबसे बड़ी बात, इरेक्टस ने सबसे पहले अफ्रीका छोड़ा और एशिया व यूरोप के जंगलों में डेरा डाला। जावा द्वीप, चीन की झोको उद्यान गुफा और जॉर्जिया का दमानिसी स्थल इसके सफर के गवाह हैं। लेकिन जिस चीज ने इरेक्टस को सच्चा अग्रदूत बनाया, वह थी आग पर नियंत्रण। गुफाओं में जली अंगीठियां, जली हुई हड्डियां और राख की मोटी तहें इस बात का सबूत है कि इरेक्टस ने आग जलाना और उसे बनाए रखना सीख लिया था। आग ने अंधेरी गुफाओं को रोशन किया, हिंसक जानवरों को दूर रखा और सबसे अहम, खाना पकाना शुरू हुआ। पका हुआ भोजन नरम सुपाच्य था, जिससे आंतों का आकार छोटा हुआ और बची ऊर्जा सीधे दिमाग की तरफ दौड़ गई। इरेक्टस ने एक और बड़ा काम किया, वह था बेहतर हाथ की कुल्हाड़ी बनाना, जिसे अशूलियन औजार कहते हैं। ये औजार दोनों तरफ से सममित और अश्रुबूंद के आकार के होते थे
और हजारों साल तक बिना किसी बदलाव के इस्तेमाल होते रहे। इस दौरान संवाद के बीज भी पड़े, भले ही शब्द न रहे हों, लेकिन सामूहिक शिकार और आग की देखभाल के लिए किसी न किसी तरह की परिभाषा की जरूरत जरूर पैदा हुई होगी। तो ये थी आग और औजारों की जोड़ी की शक्ति, जिसने इंसान को पहली बार विश्व पटल पर स्थापित किया। लेकिन अब आते हैं हमारे सबसे रहस्यमयी रिश्तेदारों की ओर। समय आगे बढ़ा और धरती बर्फ की चादर में लिपटने लगी। यूरोप के सर्द मैदानों में एक बेहद मजबूत कदकाठी वाला मानव रहता था, निएंडरथल। इसका वैज्ञानिक नाम होमो निएंडरथेलेंसिस है और ये करीब 4 लाख साल पहले विकसित हुए। निएंडरथल का दिमाग औसतन हमसे भी थोड़ा बड़ा था, लेकिन उनकी खोपड़ी लंबी और चपटी थी। उन्होंने जटिल औजार बनाए, मृतकों को गड्ढे खोदकर दफनाया और कई बार फूल भी चढ़ाए, जैसा इराक की शनिदार गुफा से पता चला। एक निएंडरथल कंकाल की जांघ की हड्डी ठीक हुई मिली, जो बताती है कि उसने अपाहिज साथी की सालों तक देखभाल की। ये सब अब सिर्फ जीवित रहने की वृत्ति नहीं, बल्कि सहानुभूति और सामाजिक बंधनों के स्पष्ट प्रमाण थे। वहीं दूसरी ओर साइबेरिया के अल्ताई पर्वत की देनिसोवा गुफा में एक उंगली की छोटी सी हड्डी मिली। उस हड्डी से निकाले गए डीएनए ने एक अनजान मानव प्रजाति का पर्दाफाश किया, जिसे हम डेनिसोवन कहते हैं। उन्हीं के जीन बताते हैं कि तिब्बत के लोगों को ऊंचाई पर सांस लेने में मदद करने वाला जीन डेनिसोवन से ही आया है। लेकिन यहां एक ऐसा राज सामने आता है जो पूरी कहानी को और रोमांचक बना देता है। आधुनिक मानव जीनोम की जांच करने पर पता चला कि हमारे डीएनए में निएंडरथल और डेनिसोवन के छोटे छोटे अंश मौजूद है। अफ्रीका के बाहर रहने वाले अधिकतर लोगों में 1 से 4% तक निएंडरथल डीएनए है। मतलब जब होमो सेपियंस अफ्रीका से निकला तो उसने रास्ते में इन प्राचीन मानवों से संपर्क किया और संतानें भी पैदा हुईं। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि स्वीडन के स्वांते पैबो और उनकी टीम द्वारा किए गए संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण का नतीजा है। तो ये हमारा अतीत कोई सीधी साफ एक रेखा नहीं, बल्कि आपस में गुंथी हुई शाखाओं का एक जाल है। तो ये थी हमारे दूसरे मानव भाइयों की कहानी और उनके साथ जीनों का आदान प्रदान। अब हम उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां आप और हम सीधे जुड़ते हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न, हम कहां से आए? आधुनिक होमो सेपियंस का जन्म कहां हुआ? इसका जवाब फिर से अफ्रीका की मिट्टी में मिलता है। मोरक्को के जेबेल इरहूद स्थान पर एक खोपड़ी चेहरे की हड्डियां मिली, जिन्हें थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग से 3 लाख वर्ष पुराना पाया गया। ये आज तक के सबसे पुराने होमो सेपियंस जीवाश्म हैं। इनका चेहरा हुबहू हमारे जैसा था, लेकिन मस्तिष्क का आकार थोड़ा लंबा और कम गोल था। इससे पता चलता है कि आधुनिक मानव की शारीरिक बनावट धीरे धीरे पूरे अफ्रीका में विकसित हुई, एक साथ नहीं। इथियोपिया की ओमो नदी के किनारे मिले जीवाश्म लगभग 2 लाख वर्ष पुराने हैं और पूरी तरह आधुनिक शारीरिकी दर्शाते हैं। फिर जो विस्फोट हुआ वह केवल हड्डियों में नहीं, दिमाग के अंदर हुआ। इसे वैज्ञानिक संज्ञानात्मक क्रांति कहते हैं। लगभग 70 से 1 लाख वर्ष पहले के बीच सेपियंस ने प्रतीकों, कला और भाषा का ऐसा धमाका किया जिसकी पहले कोई मिसाल नहीं थी। दक्षिण अफ्रीका की ब्लॉम्बोस गुफा में घोंघे के खोल से बनी मालाएं मिली जो 75,000 साल पुरानी हैं। उन खोलों में जानबूझकर छेद करके उन्हें लाल गेरू से रंगा गया था। यह सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि पहचान का प्रतीक थी, शायद पहला आभूषण। फ्रांस और स्पेन की गुफाओं में घोड़ों, बाइसन और शिकार के दृश्यों की जो चित्रकारी मिली वह कला की पराकाष्ठा है। इंडोनेशिया की सुलावेसी गुफा में भी 44,000 साल पुराने हाथ के स्टेंसिल और जानवरों के चित्र मिले हैं। यह दर्शाता है कि सेपियंस जहां भी गया उसने अपने भीतर की कल्पना को दीवारों पर उकेरा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर हमने पूरी दुनिया पर राज कैसे किया जबकि बाकी मानव प्रजातियां विलुप्त हो गईं? इसके पीछे एक नहीं, कई कारण रहे होंगे। हमारी भाषा बेहद लचीली और जटिल थी, जिससे हम बड़े समूहों में सहयोग कर सकते थे और अफवाहें फैला सकते थे। हम कहानियां गढ़ सकते थे, मिथक बना सकते थे और हजारों अजनबियों को एक झंडे के नीचे इकट्ठा कर सकते थे। हमारी तकनीक तेजी से बदली, हड्डी की सुइयां बनी, धनुष बाण आया, मछली पकड़ने के कांटे बने। शायद हमने बेहतर योजना बनाई, या जलवायु बदलाव के प्रति ज्यादा लचीलापन दिखाया, या शायद हमने बाकी मानव प्रजातियों से सीधा मुकाबला किया। कुछ सिद्धांत हिंसा की ओर भी इशारा करते हैं, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं है। इस बीच नेएंडरथल लगभग 40,000 साल पहले अंतिम बर्फयुग के अंत में विलुप्त हो गए और डेनिसोवन भी धीरे धीरे खत्म हो गए। हम अकेले रह गए।
लेकिन हमारे जीन में उनकी मौजूदगी आज भी जिंदा है। अब एक और आम सवाल का जवाब देते हैं, क्या हम बंदरों से आए हैं? इस पर अक्सर लोग कहते हैं कि अगर हम बंदरों से विकसित हुए तो बंदर आज भी क्यों मौजूद हैं? यह सवाल गलतफहमी पर आधारित है। जब दो प्रजातियां एक साझा पूर्वज से अलग होती हैं तो दोनों अपनी अपनी राह पर विकसित होती रहती हैं। यह जरूरी नहीं कि एक शाखा खत्म हो जाए। इसे एक परिवार से समझिए। आप और आपके चचेरे भाई एक ही दादा दादी की संतान हैं, लेकिन आप दोनों अलग अलग मौजूद हैं। उसी तरह आधुनिक चिंपैंजी और मानव दोनों उस प्राचीन पूर्वज के वंशज हैं और दोनों ने लाखों साल में अपने अपने अनुकूलन विकसित किए। चिंपैंजी जंगल में रहे, उनकी भुजाएं मजबूत हुई। हम मैदान में आए, हमारा दिमाग बड़ा हुआ। कोई एक दूसरे का पूर्वज नहीं है। तो अब तक हमने जीवाश्मों की गवाही, डीएनए की कुंडली और प्राचीन औजारों का सफर देख लिया है। लेकिन एक सवाल शायद अब भी मन में कौंध रहा हो कि आखिर इन तारीखों पर हम इतना भरोसा कैसे कर लेते हैं। यही विज्ञान की असली ताकत सामने आती है, डेटिंग तकनीकों के रूप में। सबसे पहले बात करते हैं कार्बन 14 डेटिंग की। हर जीवित प्राणी वातावरण से कार्बन का एक रेडियो एक्टिव रूप कार्बन 14 सोखता है जैसे ही उसकी मृत्यु होती है। कार्बन 14 एक निश्चित गति से टूटने लगता है। उसके बचे हुए अंश को मापकर हम पता लगा सकते हैं कि उसे मरे कितना समय बीता। लेकिन यह विधि 50,000 साल तक ही सटीक काम करती है। लूसी या तुमाई जैसे लाखों करोड़ों साल पुराने जीवाश्मों के लिए दूसरी विधियां चाहिए। पोटेशियम आर्गन डेटिंग ज्वालामुखी चट्टानों में मौजूद रेडियो एक्टिव पोटेशियम के आर्गन में बदलने की दर नापती है, जिससे करोड़ों साल की उम्र जानी जा सकती है। यूरेनियम सीसा डेटिंग और भी पुरानी चट्टानों के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा पुराचुंबकत्व विधि चट्टानों में दर्ज पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के उलटफेर को पढ़ती है, जो एक वैश्विक घड़ी का काम करती है। इन सब विधियों को एक दूसरे से क्रॉस चेक करके वैज्ञानिक एक सुदृढ़ समय रेखा बनाते हैं। तो ये था उम्र मापन का विज्ञान, जिसने हर हड्डी और हर पत्थर को एक तारीख दी। और अब हम अपनी कहानी के अंतिम और सबसे रोमांचक मोड़ पर आते हैं। लगभग 70,000 वर्ष पहले अफ्रीका में मानव की आबादी बेहद कम रह गई थी, शायद कुछ हजार की संख्या में, जैसा आनुवंशिक अध्ययन बताते हैं। फिर एक छोटा सा समूह, शायद जिज्ञासा से, शायद जलवायु के दबाव में, लाल सागर के दक्षिणी मुहाने को पार करके अरब प्रायद्वीप में दाखिल हुआ। यहीं से शुरू हुआ वो महाप्रयाण जिसने पूरी धरती को हमारे कदमों से भर दिया। कुछ समूह समुद्र तट के सहारे भारत की ओर बढ़े, फिर दक्षिण पूर्व एशिया होते हुए ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। वहां मुंगो झील के पास 65,000 साल पुराने मानव अवशेष मिलते हैं। दूसरे समूह उत्तर की ओर मुड़े और मध्य एशिया के घास के मैदानों से होते हुए यूरोप पहुंचे, जहां उनका सामना निएंडरथल से हुआ। तीसरी लहर ने पूर्वोत्तर एशिया की बर्फीली राह पकड़ी और बेरिंगिया नामक स्थल पुल से होकर अमेरिका महाद्वीप में प्रवेश किया। हर जगह इंसान ने खुद को वहां के मौसम, भोजन और चुनौतियों के हिसाब से ढाला। त्वचा का रंग, बालों की बनावट, कद, चेहरे की बनावट, सब पर्यावरण के हिसाब से छटते और निखरते गए। लेकिन उन सबके भीतर एक ही अफ्रीकी विरासत बहती रही। इसका प्रमाण है हमारा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, जो मां से बच्चों में जाता है और सबको एक ही माइटोकॉन्ड्रियल ईव तक ले जाता है, जो करीब 2 लाख साल पहले अफ्रीका में रहती थी। तो आइए अब वापस उसी पहले सवाल पर आते हैं, क्या हम सच में बंदरों से आए हैं? इसका वैज्ञानिक उत्तर है नहीं। हम बंदरों के वंशज नहीं हैं। हम प्राइमेट नामक वर्ग के सदस्य हैं और हमारे पूर्वजों ने लाखों साल पहले उस शाखा को चुना जो आधुनिक वानरों और मानवों में बंटी। हम उस प्राचीन वानर की संतान हैं जिसने सीधा चलना, सोचना, बनाना और कल्पना करना सीखा। हमारी यात्रा उस पल से शुरू हुई जब एक प्राणी 2 पैरों पर खड़ा हुआ और तब से लेकर आज तक हर पीढ़ी ने उसमें अपना अध्याय जोड़ा। हम अब भी विकसित हो रहे हैं। हमारी बुद्धि, हमारी भाषा, हमारी तकनीक हर दिन एक नया मोड़ ले रही है। अगली बार जब आप आईने में देखें तो याद रखें कि आपकी आंखों के पीछे 70 लाख साल का इतिहास झांक रहा है। आपकी हथेली की रेखाओं में उसी पहले औजार बनाने वाले का स्पर्श है और आपके सपनों में उसी गुफा चित्रकार की कल्पना सांस ले रही है। हम बंदरों से नहीं आए, हम एक साझा जड़ से आए हैं और यही सच हमें और भी अद्भुत बनाता है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि क्या ब्रह्मांड में हम अकेले हैं या कहीं और भी जीवन का विकास हो रहा है। तब तक के लिए विज्ञान की इस राह पर चलते रहिए।
सवाल पूछते रहिए और सीखते रहिए। शून्य से उठा एक अनंत का राज, एटॉम और प्लाज्मा की गूंज का साज। कायनात का ये सफर, देखो युगांत का असर, बदलता इतिहास का दस्तूर, हर पल जोश से है भरपूर। सीरीज